वेलकम टू मैथमो अकेडमी। सो आज की वीडियो में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमारी एपिसोड नंबर 1 ख़त्म हुई थी। वहाँ पे हम टाइप 1 के हमने क्वेश्चंस सिमिलर क्वेश्चन किए थे, लेकिन टाइप 2 के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो फ़ौरन से टाइप 2 को कवर करके फिर हम इंशाल्लाह टाइप 3 और टाइप 4 पे आएंगे आज। तो टाइप 2 के जो लेफ़्ट ओवर क्वेश्चन थे, जिसमें हमने ये सीखा कि अगर यानी कि हमारे पास 3 टर्म हो या 4 टर्म हो, 4 टर्म में हम कॉमन फाइंड आउट करेंगे दो के पेयर बना के। तो हमारे पास यहाँ पे जो पार्ट 1 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 टर्म है और यहाँ 2 टर्म की हम कॉमन पेयर निकालने की इनमें से कोशिश करेंगे, दो में से। अब इसमें कोई सिमिलैरिटी है या नहीं है, अब ये देखते हैं कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। सबसे पहले हम कोफिशिएंट को देखेंगे, क्या इनके कोफिशिएंट्स कॉमन है। 5 और 3 नहीं है कॉमन, लेकिन इन दोनों के कोफिशिएंट कॉमन है। क्या इन दोनों में वेरिएबल कॉमन है? ए वेरिएबल कॉमन है, बिल्कुल है। तो अगर मैं इन दोनों में से ए कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास ब्रैकेट में बचता क्या है? इस पोजीशन पे से जब मैंने ए कॉमन निकाल लिया तो तरीक़ेकार वही रहेगा। वैसे तो हमें बहुत इजीली पता लग सकता है कि 5x बचेगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो तो वो क्या करें, 5ax को डिवाइड करवा दें जो उन्होंने कॉमन निकाला है। ए से ए कैंसिल, यू आर लेफ्ट विथ 5x। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 5x बचा। सिमिलरली यहाँ पे -3y बचेगा। हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। अब हम ये देखेंगे कि आगे नेक्स्ट टर्म में, नेक्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन है। तो इन दोनों में अब यहाँ पे क्या कॉमन है? सिर्फ और सिर्फ b कॉमन है, और माइनस इधर पहली टर्म माइनस की, तो -b मैं कॉमन निकाल दूँ। तो जब -b अगर मैं कॉमन निकाल रहा हूँ तो अब क्या होगा? अब -5bx डिवाइडेड बाय -b, b से b गया, माइनस से माइनस कैंसिल, मीन्स 5x। यू आर लेफ्ट विथ 5x ओनली। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? 5x ब्रैकेट में प्लस का। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस 5bx वापस हमें यही मिल जाएगा। एंड सेम विल हैपन ओवर हियर। जब हम माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर वाले की साइन फ्लिप हो जाती है। जैसे प्लस का 3b था और माइनस का b मैंने कैंसिल कॉमन निकाला, b से b कैंसिल, प्लस माइनस 3y। तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचेगा? -3y। तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने जस्ट शुरू की दो टर्म को देखा कि इनमें क्या सिमिलैरिटी और क्या नहीं है। उसकी बेसिस पे क्या चीज़ कॉमन, हमने कॉमन फैक्टर जब कॉमन निकाल लिया तो हमें क्या देखने को मिला कि ये जो 2 ब्रैकेट हैं, जो कॉमन निकालने के बाद जो 2 फैक्टर थे, अगर ये कॉमन आ गए, बिल्कुल सेम आ गए, एग्जैक्टली सेम आ गए, तो इसका मतलब हमारा काम सही है। और अगर ये एग्जैक्टली सेम नहीं आए, हमने दो की पेयरिंग की थी, तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है? हमें फर्स्ट एंड सेकंड टर्म की बजाय हमें फर्स्ट और थर्ड टर्म को अरेंज करके उन दोनों में कॉमन फाइंड आउट करना। ये भी तरीक़ेकार होगा। लेकिन अगर फर्स्ट 2 में ही आपको कॉमन फैक्टर्स मिल जाएँ, ये दोनों ब्रैकेट कॉमन आना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें सिर्फ प्लस या माइनस साइन का भी फ़र्क है तो भी इसका मतलब आपका काम सही नहीं जा रहा, वहीं रुक जाएंगे, आप उसके आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा? इसमें ये 2 टर्म है पूरी की पूरी, इन 2 टर्म में ये पूरा फैक्टर कॉमन है। तो ये मैं एक बार लिख दूँगा, 5x - 3y। ये कॉमन फैक्टर था दोनों टर्म में, और ये लेफ्ट ओवर था a - b। सो ये मैं अलग अलग फैक्टर्स के तौर पे लिख दूँगा। तो ये 2 फैक्टर हैं, ये पूरा एक फैक्टर, ये पूरा दूसरा फैक्टर। इस पूरी एक्सप्रेशन में को हमने फैक्टराइज कर दिया उसके प्राइम फैक्टर्स में। अब प्राइम फैक्टर्स क्यों कहलाएंगे? क्योंकि ये मज़ीद इनमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं बाहर आ रही। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स दिस क्वेश्चन। अगेन वी विल डू द सेम। फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स के पेयरिंग करके उनमें से कॉमन फाइंड आउट करने की कोशिश करें। इसमें और इसमें सिर्फ x कॉमन है, और HCF इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर विथ लीस्ट पावर। हम हमेशा कॉमन जब निकालते हैं तो HCF निकालते हैं, तो विथ लीस्ट पावर। अब x विथ लीस्ट पावर, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो मैं x कॉमन निकाल लूँगा। जब x कॉमन निकाल लूँगा तो इस पोजीशन पे मेरे पास x² बचेगा। अब किसी को अगर अभी भी ये सवाल है, सर x² क्यों बचेगा, तो आप क्या करें? फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई और HCF, एक x से एक x गया तो x² बचा आपके पास। ये इस तरह से आ रहा है। सिमिलरली एक x यहाँ पे था जो कि हमने बाहर निकाल लिया इस पोजीशन से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है? 3y²। ये मैंने पूरी इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालने का सिलसिला मुकम्मल हो गया। नाउ सिमिलरली आई विल टेक आउट HCF कॉमन फ्रॉम बोथ ऑफ दीज 2 टर्म्स। अब इन दोनों टर्म में सबसे पहले वेरिएबल से पहले हम कोफिशिएंट को देखेंगे
इसमें कोफिशिएंट 1 और 3 था, 1 और 3 का HCF 1 ही होता है, तो इस वजह से यहाँ पे 1 आया था और 1 हम लिखते नहीं हैं। तो यहाँ पे लेकिन इनका जो कोफिशिएंट है वो 2 और 6 है। सो 2 और 6 का HCF जो है वो 2 आता है। सो और पहली टर्म नेगेटिव है तो -2 मैं कॉमन निकालूंगा। और सिमिलरली यहाँ पे 1 y और यहाँ पे 3 y, तो यानी कि y की पावर 1 HCF के तौर पे कॉमन आ जाएगी। जब ये सब हमने कॉमन निकालने का सिलसिला HCF कॉमन निकाल लिया कॉमन इन दोनों टर्म्स में से, अब इस वाली टर्म की पोजीशन पे बचेगा क्या, तो इसको मैं -2y से डिवाइड करवा दूँगा। माइनस से माइनस गया, 2 1 2 1 y 1 y 1 मीन्स आई विल ओनली राइट x² इनसाइड द ब्रैकेट। अब हम इसको भी चेक कर लेंगे, -6y³ की जगह पे हमारे पास क्या बचेगा। सो -6y³ व्हेन डिवाइडेड बाय -2y, तो y से 1y गया, 2y बचे, माइनस से माइनस, 2 1 2 3 मीन्स 3y² बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस हैज़ बिकम पॉजिटिव। सो +3y²। जब हम ये अमल कर लेंगे तो हमें सबसे पहले ये देखना है क्या ये जो दो ब्रैकेट थे ये दो सेम आए या नहीं है, एग्जैक्टली सेम आए या नहीं है। येस, दे बोथ आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, सो इट मीन्स दैट वी आर डूइंग करेक्ट। नाउ अब इन दोनों टर्म्स में से एक पूरी एटम एक पूरी एटम, ये वाला माइनस साइन टर्म सेपरेटर है, तो ये पूरा फैक्टर एक बार फिर से कॉमन आ जाएगा और जो लेफ्ट ओवर अनकॉमन फैक्टर रह जाएगा उसका एक और फैक्टर बन जाएगा। सो दिस इज़ द फैक्टराइज फॉर्म एंड स्पेसिफिकली दिस इज़ द प्राइम फैक्टर्स। सो दीज आर द 2 प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो इस तरह से हम इसको फैक्टराइज करते हैं जब हमारे पास 4 टर्म दी गई होती है। नाउ लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में 2 टर्म है। अब इस क्वेश्चन में 2 टर्म है। अब इन 2 टर्म में देखते हैं कि क्या सिमिलैरिटी और क्या डिससिमिलैरिटी है। तो ये 2 टर्म में ये 2 फैक्टर सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये दोनों फैक्टर एग्जैक्टली सेम है। जी नहीं, ये बिल्कुल सेम नहीं है। ये x² - y² है, ये y² - z² है। तो इन दोनों को हम कॉमन नहीं निकाल सकते। अगर ये दोनों कॉमन होते हैं यहीं से हम कॉमन निकाल के अनकॉमन फैक्टर को एक दूसरे ब्रैकेट में फैक्टराइज कर देंगे। अब क्या करें भाई, अब ये z जो है इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस ब्रैकेट को हम z के साथ खोल देंगे, मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर देंगे। तो ये बन जाएगा x² माइनस प्लस माइनस माइनस y²z। सिमिलरली ये वाला फैक्टर हम x के साथ प्लस के x के साथ खोलेंगे। सो प्लस xy²। अगर ये माइनस होता तो ये -y² हो जाता, यहाँ पे अगर माइनस होता तो। सो अब क्या होगा, प्लस माइनस माइनस xz²। अभी हमने पहला काम किया है, क्या किया है, इनको एक्सपेंड कर लिया। जब एक्सपेंड किया है तो एक्सपेंड हमने इस तरह से किया है कि फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म जो आई है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर आई है। तो डेफिनेटली कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं दोबारा इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा तो मुझे वापस ये मिल जाएगा। इसका मतलब अब मुझे फैक्टर को शफल करना है, मतलब अगर मैं इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा तो मुझे वापस यही फैक्टर ऊपर मिल जाएंगे जो कि अनकॉमन फैक्टर थे। इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं थी तो इस वजह से मैं इसको फैक्टराइज आगे नहीं कर सकता था। तो अब इसका मतलब क्या है, मुझे इनकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी किसी और फैक्टर्स में तलाश करनी है। मतलब फर्स्ट और थर्ड का पेयर बना सकता हूँ या फर्स्ट और फोर्थ का पेयर बना सकता हूँ। तो फर्स्ट और थर्ड का अगर हम बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम एक आध एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को अरेंज करेंगे थर्ड टर्म के साथ। अगर हमारा इसके साथ काम बन गया तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ हम फर्स्ट को 4 के साथ अरेंज करेंगे। जब मैंने फर्स्ट को थर्ड के साथ अरेंज किया तो लेफ़्ट ओवर 2 टर्म ये रह गए, इन 2 को मैं आपस में अरेंज करूँगा। सेकंड को ये सेकंड टर्म लिख दी और ये मैंने फोर्थ टर्म लिखी। अब जब मैंने इन 2 टर्म को अरेंज किया, अब इन दोनों में से मैं अगेन कॉमन निकालना शुरू करूँ। इसमें और इसमें x कॉमन है तो मैं यहाँ से x कॉमन निकाल लूँगा, एक x कॉमन है। इधर बचता है xz प्लस y²। इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, z कॉमन है माइनस का, क्योंकि फर्स्ट टर्म नेगेटिव है तो माइनस का z अगर मैं इधर से कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास बचता है y² प्लस, जब मैं यहाँ पे माइनस कॉमन निकालूंगा तो माइनस प्लस विल गिव्स यू माइनस xz। एक z मैं बाहर ऑलरेडी निकाल चुका हूँ
एक्स जेड। तो मैंने बगैर सोचे समझे फर्स्ट और थर्ड टर्म को अरेंज किया और दो के पेयरिंग करके कॉमन निकाल। क्या ये दोनों ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम है? जी हाँ, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। क्यों? ये एक्स जेड प्लस का है, ये एक्स जेड प्लस का है, ये वाई स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर प्लस का है, बस इनकी पोजीशन शफल हुई। तो प्लस वाले फैक्टर्स में वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड लिखा हो या एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर लिखा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको हम यूँ करके शफल भी कर सकते हैं और हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि मैं क्या करूँ, ये क्योंकि एग्जैक्टली सेम है तो ये वाला फैक्टर मैं एक बार कॉमन निकाल लूँ इन दोनों टर्म्स में से। ये दो टर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म। ये फैक्टर मैंने एक बार कॉमन निकाल लिया और जो लेफ़्ट ओवर फैक्टर था वो मैंने दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। सो दिस इज़ द फैक्टराइज फॉर्म। ये एक लास्ट तरीक़ेकार था कि अगर आपके शुरू के दो फैक्टर से कॉमन नहीं आ रहा तो आप फर्स्ट और थर्ड को अरेंज कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा। अगर उससे भी नहीं आ रहा होता, अगर हम फर्स्ट और थर्ड को कर रहे होते और यहाँ पे प्लस या माइनस की साइन या कोई और वेरिएबल ही अलग आ रहे होते तो हम फर्स्ट और फोर्थ को फिर अरेंज करते यहाँ से और फिर दोबारा से सवाल को करते। सो यहाँ तक टाइप 2 की कहानी मुकम्मल होती है। अब हम टाइप 3 पे आइडेंटिटीज़ की फैक्टराइजेशन पे मूव करने जा रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स लुक एट ओवर हियर। सो अब हमारे पास टाइप 3 की जो फैक्टराइजेशन होगी वो बाय यूजिंग आइडेंटिटी होगी। अब आइडेंटिटी या फार्मूला किस सूरत में और कब इस्तेमाल होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास ये तीन आइडेंटिटीज़ हैं, बेसिक आइडेंटिटी, जिनको हम कहते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी, विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो और ये है a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और टाइप 4 जो आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी एक फैक्टर, a माइनस बी अनदर फैक्टर, विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये जो मैंने आपके सामने लिखा, उल्टे हाथ पे ये इन तीनों आइडेंटिटीज़ की फैक्टराइज फॉर्म लिखी हुई है और एक्सपेंडेड फॉर्म राइट हैंड साइड पे तीनों की लिखी हुई है। ये बात जो है ये बहुत ज़रूरी है समझना। ये शायद हमारे लर्निंग में बहुत बड़ा गैप हो रह जाता है समझाते हुए या समझते हुए। तो आज ही गैप मैं इंशाल्लाह आपका फिलअप कर दूँगा। तो और कुछ मिसकंसेप्शंस जो हैं वो क्लियर नहीं किए जाते, बड़ी पोजीशन पे बच्चे पहुंच जाते हैं, लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। सो दिस इज़ द फैक्टराइज फॉर्म। इस फैक्टराइज फॉर्म को a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास आया कैसे? ये a प्लस बी एक और a प्लस बी अनदर, देयर आर टू फैक्टर्स विथ होल पावर 1। जब ये बेसिस सेम हो गई, ये पूरा एक फैक्टर है, ये पूरा अनदर फैक्टर है, तो हम इसको एज ए होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली a माइनस बी, देयर आर when there would be two similar factor, उसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये भी इसकी फैक्टराइज फॉर्म ही है। मतलब ये दो फैक्टर थे जिनको हमने एक फैक्टर के तौर पे लिखा और ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया, जो कि इसकी फैक्टराइज फॉर्म था, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म था। तो ये चीज़ें समझना फार्मूले की बहुत ज़रूरी है। मीन्स दे बोथ आर इक्वल, चाहे मैं a प्लस बी ब्रैकेट a प्लस बी लिखूँ या a प्लस बी होल स्क्वायर लिखूँ, बात एक ही है। a माइनस बी अलग अलग दो फैक्टर्स के तौर पे लिखूँ या a माइनस बी होल स्क्वायर लिखूँ, बात एक ही है। और ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म है क्योंकि ये अपने फैक्टर्स की फॉर्म में मौजूद है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो फैक्टर। और मल्टीप्लाई या क्लोज फॉर्म में जब भी फैक्टर लिखा गया होगा तो उसको फैक्टराइज फॉर्म कहते हैं। और कोई भी चीज़ ओपन फॉर्म में लिखी हुई है तो वो एक्सपेंडेड फॉर्म है। टाइप 4 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होती है कि बच्चों को यही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, समझते हैं ये छोटा है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये फैक्टराइज फॉर्म है। नहीं, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है क्योंकि ये ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है, खुला हुआ है। और ये इसके फैक्टर्स हैं a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, बीच में कोई साइन भी नहीं है दोनों ब्रैकेट्स के बीच में। तो दे बोथ द ब्रैकेट्स आर मल्टीप्लाइंग विथ ईच अदर एंड दे बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो सबसे पहले ये बात समझना बहुत ज़रूरी थी कि ये तीन आइडेंटिटीज़ जो कि टाइप 3 और टाइप 4 के सवाल हम जो करने जा रहे हैं उसमें यूज़ होगी उनको फैक्टराइज करने के लिए। इसलिए मैंने ये आइडेंटिटी सबसे पहले लिख दी और उसको एक्सप्लेन कर दिया बहुत ही इन डेप्थ में। ये आइडेंटिटीज़ आपको बिल्कुल इसी फेज़ में याद होनी चाहिए। फैक्टराइज फॉर्म कौन सी है, एक्सपेंडेड फॉर्म कौन सी है, आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। ये नहीं कि आइडेंटिटी आपके पास फार्मूला शीट में दे दी गई होंगी, लेकिन फार्मूला शीट तभी आपको समझ आएगी जब आपको आइडेंटिटीज़ बाय हार्ट लर्न होगी। जब तक आप आइडेंटिटीज़ लर्न नहीं करेंगे आपको कुछ भी चीज़ काम नहीं आएगी।
या उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है ये जिसको हमें फैक्टराइज करना है। अब आप देख सकते हैं ये एक्सपेंडेड फॉर्म में मौजूद है 144a² + 24a + 1। ये एक एक्सपेंडेड फॉर्म में सवाल मौजूद है। अब ये किस की जैसी एक्सपेंडेड फॉर्म है? फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी या थर्ड आइडेंटिटी? कौन सी आइडेंटिटी के जैसी फॉर्म है? तो अगर हम देखें यहाँ पे इन आइडेंटिटीज़ में फ़र्क क्या है, ये a² + का है, ये a² + का है, ये b² + का है, ये b² + का है, ये 2ab + का है, ये 2ab - का है। अगर 2ab + का है तो ये प्लस की आइडेंटिटी है a + b होल स्क्वायर। ये 2ab अगर माइनस का है तो ये माइनस की आइडेंटिटी है a - b होल स्क्वायर। इसका मतलब ये कि अगर ये इस आइडेंटिटी में तीनों जो साइन है अगर मेरे पास प्लस पे है तो ये आइडेंटिटी नंबर 1 से सिमिलर है। और अगर यहाँ पे हमारे पास मिडिल टर्म की साइन अगर नेगेटिव होती तो हम यहाँ पे सेकंड आइडेंटिटी लगाते। थर्ड आइडेंटिटी का केस ही बिल्कुल अलग है, उसमें 2 टर्म होती है, उसमें 3 टर्म नहीं होती। तो फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी को पहचानने का सबसे पहला तरीका क्या है कि इसमें 3 टर्म होगी और पहली और आखिरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर होगी। पहली टर्म a² b²। पहली टर्म और आखिरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर होगी। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी तो भी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बताऊंगा क्या होगी। तो सबसे पहले हमें परफेक्ट स्क्वायर कम से कम 1 से 20 तक याद होनी चाहिए। जस्ट लाइक 1 स्क्वायर इज़ 1, 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 स्क्वायर इज़ 16, 5 स्क्वायर इज़ 25, 6 स्क्वायर इज़ 36, then 49, then 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225। तो ये मैंने 15 तक के स्क्वायर आपके सामने लिखे। तो ये आपको बाय हार्ट एटलीस्ट 20 तक लर्न होने चाहिए। और क्यूब जो है वो आपको टिल 10 तक के क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 4 क्यूब इज़ 64, 5 क्यूब इज़ 125। तो ये आपको टिल 10 तक के क्यूब लर्न होने चाहिए और टिल 20 तक के स्क्वायर बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। अब उससे फ़ायदा ही होगा जैसे मैंने 144 देखा। अदरवाइज़ आप मेरी स्क्वायर रूट निकालने की वीडियो देख लीजिएगा। मैंने हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पूरा एक उसके ऊपर एक पूरा अलग वीडियो है। तो इस तरह से आप अदरवाइज़ सेकंड ऑप्शन ये है कि आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। 141 बाई किसका स्क्वायर है? तो 144 इज़ द स्क्वायर ऑफ 12। अगर हमें याद होगा तो हमें यह फ़ायदा होगा। और a² इज़ द स्क्वायर ऑफ a, मतलब a का स्क्वायर हुआ तभी तो a² मिला। तो सबसे पहले हम इसको पहला काम ये है हम इनके ये किसके स्क्वायर है उनकी फॉर्म में लिखना। फर्स्ट टर्म 12 का स्क्वायर 44, a का स्क्वायर 144। होल के ऊपर स्क्वायर लगा दिया क्योंकि ये स्क्वायर a के ऊपर जब आएगा तो ये a² बन जाएगा, ये स्क्वायर जब 12 के ऊपर आएगा तो 144 बन जाएगा। ये फर्स्ट टर्म हमने a² वाली टर्म लिख दी। अब यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगाया और 1 के ऊपर स्क्वायर लगा। स्क्वायर ऑफ 1 इज़ 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो सबसे आसान बात तो ये थी। अब मैं मिडिल टर्म लिखूँगा इस फॉर्मूले की रिस्पेक्ट से। ये फार्मूला कहता है a², यानी कि ये जो पूरी टर्म है ये पूरा a² है। ये फार्मूला कहता है लास्ट टर्म आपकी b², मतलब ये जो पूरी टर्म है ये b है और इसके ऊपर स्क्वायर है। फिर फार्मूला कहता है प्लस का 2ab लिखो। मैं इसको नहीं देखूँगा, मैं सिर्फ लिखूँगा +2। ये जो कुछ है ये a है, यानी कि 12a, और यहाँ जिसके ऊपर स्क्वायर है ये पूरा का पूरा b है, 1 लिख दूँगा। क्योंकि फार्मूले में मिडिल टर्म के ऊपर कोई स्क्वायरिंग नहीं है, इसलिए ब्रैकेट के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं आएगा। यहाँ तक बात अगर आपको समझ आ गई हो, उसके बाद आपने इनको मल्टीप्लाई करके देखना है कि आया वापस आपको ये मिडिल टर्म दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। 12 2s are 24a, 24a 1s are 24a, मतलब ये आपको वापस मिडिल टर्म दे रहे हैं और मिडिल टर्म को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा काम सही जा रहा है। इसका होल स्क्वायर करूँ तो ये मिलेगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँ तो ये मिलेगा, 1 का स्क्वायर करूँ तो ये मिलेगा। अब हम यहाँ रेफरेंस दे देंगे कि भाई ये जो कुछ हमने लिखा ये हमने इस बेसिस पे लिखा, ये मेरे पास a² है जो कुछ है, ये प्लस का 2ab है और ये प्लस का b² है, और ये अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, हमने ये आइडेंटिटी का रेफरेंस दिया कि ये जो मेरे सामने सवाल है ये बिल्कुल ऐसा दिखता है और मैं इसको इस फॉर्म में लेके जा रहा हूँ, फैक्टराइज फॉर्म में। ये जो सवाल मेरे पास है ये एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसा है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसा दिखता है और ये इसके बराबर है।
तो अब मैं इसकी बजाय ये लिख दूंगा अगले स्टेप में a प्लस बी होल स्क्वायर। a मेरे पास क्या था, यहाँ जिसके ऊपर स्क्वायर था पूरा का पूरा a था, मतलब 12a फार्मूले से यहाँ से प्लस आता है, ये प्लस फार्मूले का, b मतलब 1 का होल स्क्वायर। ये आपका फैक्टराइज हो गया। इसका मतलब ये है 12a प्लस 1 जैसे दो फैक्टर्स इसके जवाब में मौजूद हैं, जिसको हम अकेले सिंगल के तौर पे 12a प्लस 1 होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं। ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इस जैसे दो फैक्टर इसका जवाब है, सेम फैक्टर। सो आई होप दिस वुड बी प्रीटी मच क्लियर टू एवरीवन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू मे आस्क। तो गाइज अब हमारे पास ये क्वेश्चन है 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। अब इस क्वेश्चन में जैसे हमने कहा कि ये क्वेश्चन किसके जैसा है, तो अब अगर हम इसको इस आइडेंटिटी से मैच करें तो इस जैसा दिखता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का मिडिल टर्म माइनस में है, बाकी दोनों टर्म पॉजिटिव है। लेकिन क्या फर्स्ट और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है? 12 तो किसी का स्क्वायर नहीं है और 27 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो क्यूब के लिए तलाश नहीं करना, अभी क्यूब वाली आइडेंटिटी पे हम नहीं हैं। तो जैसे कि 27 इज़ द क्यूब ऑफ 3 बट 12 इज़ नॉट क्यूब ऑफ एनी नंबर। इस केस में क्या होगा, सबसे पहले हम पूरी एक्सप्रेशन में देखेंगे क्या कोई नंबर कोई फैक्टर नंबर की फॉर्म में हमारे पास कॉमन आ रहा है, क्या ये तीनों किसी के मल्टीपल हैं, 3 के हैं। तो अगर हम गौर करें तो इनमें से 3 कॉमन आ रहा है। सो 3 4s are 12, 3 9s are 3 12s are 36 एंड 3 9s are 27। तो जब मैंने गौर किया तो मुझे ये पता लगा कि इन तीनों में 3 कॉमन आ रहा था। जब जैसे ही मैंने 3 कॉमन निकाला तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में मुझे दिखने लग गई। अब ये 3 फैक्टर एज इट इज़ चलता रहेगा। अब मैं इनको इनके परफेक्ट स्क्वायर, ये किसके परफेक्ट स्क्वायर है उसमें ब्रेक कर दूंगा। लाइक 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2, x स्क्वायर इज़ द स्क्वायर ऑफ x। सिमिलरली 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 3। यहाँ पे मैंने फर्स्ट और पहले लास्ट टर्म को हमेशा लिखना चाहिए उसूलन, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। पहली टर्म को मैंने पहले उसके स्क्वायर में ब्रेक किया, लास्ट टर्म को उसके स्क्वायर में ब्रेक किया। मैंने सिर्फ माइनस साइन यहाँ से देखी कि फार्मूला माइनस का लगेगा, मुझे बस यहाँ से ये बात क्लिक की कि मैं माइनस वाला फार्मूला लगाऊंगा। माइनस का फार्मूला कहता है माइनस का 2ab लिख दो। मैं इसको नहीं देखूंगा कि मिडिल टर्म पे क्या है, मैं सिर्फ लिखूंगा माइनस का 2, यहाँ से a मतलब ब्रैकेट के अंदर जो कुछ मौजूद है ये a है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो कुछ मौजूद है ये b है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके ब्रैकेट बिल्कुल प्रॉपरली लिखे हों, उसको बार बार क्रॉस चेक किया गया हो कि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 है, x का स्क्वायर x स्क्वायर है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने गलती से यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया और बाहर भी स्क्वायर लगा दिया तो ये 2 2s are 4 हो जाएगा x की पावर, यहाँ से गलती शुरू हो जाएगी आपकी। तो ये आपको बार बार क्रॉस चेक करना है। जैसे ही आप मिडिल टर्म लिख दें, आप मिडिल टर्म को सेटिस्फाई करें, आया ये आपकी ऊपर वाली मिडिल टर्म बना रही है या नहीं बना रही। अगर बना रही होगी तभी हम सवाल को आगे लेके जाएंगे, अगर नहीं बना रही होगी तो सवाल आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब हम कोई ह्यूमन एरर कर रहे हैं। तो 2 2s are 4, 4 3s are 12x, वो भी माइनस का 12x माइनस का, ये हमें मल्टीप्लाई अगर हम तीनों को कर दें तो ये दे रहा है। इसका स्क्वायर लें दोनों टर्म का तो ये दे रहा है। 3 का स्क्वायर 9 दे रहा है, ये 3 तो ब्रैकेट के बाहर है, ये ऑलरेडी फैक्टराइज हो चुका है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे रेफरेंस दूंगा भाई कि देयर सिंस a स्क्वायर, ये पूरा a स्क्वायर है, माइनस 2ab, ये रहा माइनस का 2ab, प्लस का b स्क्वायर, ये रहा प्लस का b स्क्वायर, इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। मैंने कहा कि भाई मेरा ये जो सवाल है यहाँ से लेके यहाँ तक इस जैसा दिखता है इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, और मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। ये मैंने मेंशन कर दिया, ये हमेशा मेंशन किया गया। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, a मतलब 2x माइनस b मतलब, अब ये माइनस जो है ये फार्मूले का माइनस है, ये वाला माइनस नहीं है, ये फार्मूले का माइनस है, जो कि माइनस की 2ab की वजह से ये माइनस आता है। b मतलब 3 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास फैक्टराइज हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है 3 का क्या होगा, ये 3 ब्रैकेट के बाहर एज इट इज़ रहेगा। तो इसका मतलब इसके 3 फैक्टर हैं, 2x माइनस 3, इसका होल स्क्वायर मतलब इस जैसे दो फैक्टर्स इस जैसे, और तीसरा फैक्टर 3। सो दिस इज़ द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन।
ओके गाइस, अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है जिसमें फ्रैक्शन की फॉर्म में फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मौजूद है और मिडिल टर्म जो है वो सिर्फ -2 दी हुई है। अब ये कौन सी इस पर आइडेंटिटी लगाएं या नहीं लगाएं? तो आइडेंटिटी लगने के लिए जैसे मैंने आपको बताया 3 शराइत होना ज़रूरी है कि फ़र्स्ट एंड लास्ट टर्म शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर एंड देयर मस्ट बी 3 टर्म फर्स्ट और सेकेंड आइडेंटिटी के लिए। और पहले तो सबसे पहले कॉमन देखना है कि कॉमन कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या हमें वैसे इनिशियली तौर पे ही हमें पहली और आखिरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर में दिख रही है तो वेल एंड गुड है, इसका मतलब कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो बज़ाहिर यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो हम इसको a/b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि a² इज़ द स्क्वायर ऑफ a, b² इज़ द स्क्वायर ऑफ b, और सिमिलरली यहाँ पे हम इसको b/a के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ही हमने होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा तो हमने माइनस का साइन देख के माइनस वाली आइडेंटिटी लगाने का फैसला किया। यहाँ पे मैं लिखूँगा -2, फार्मूला कहता है -2, मैं ये वाला 2 देख के नहीं लिख रहा। फार्मूले पे मैं सिर्फ इन्हिसार करूँगा, मैं सिर्फ मिडिल टर्म को देखूँगा ही नहीं। ए फार्मूला कहते हैं ए और बी, ए टर्म इज़ दिस वन, ये पूरी आपकी ए टर्म है, एंड दिस इज़ द बीथ टर्म b/a, और ये ए और बी बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये क्रॉस में कैंसिल हो रहे हैं, बेसिकली b1s are b1s are a1s are a1s are, दे आर कैंसिलिंग विथ ईच अदर, और जब सब ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमें 1 दे देंगे। सो 2 1s are 2 -2 वापस हमें मिल रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसके बाद हम यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे, सिंस यही वाला रेफरेंस देंगे, फ्रैक्शन में नहीं देंगे, नॉर्मल रेफरेंस देंगे। a² या ये जो कुछ है a² -2ab + b² इज़ इक्वल टू a - b होल स्क्वायर। हमने वही रेफरेंस दिया कि भाई हम a - b के होल स्क्वायर में इस पूरे फार्मूले, इस पूरी एक्सप्रेशन को बंद करने जा रहे हैं। a मतलब ये, a - b मतलब b/a होल स्क्वायर। सो दिस इज़ द फैक्टराइज फॉर्म, और ये बहुत ही ईजी होता है, इसको बिल्कुल आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, आपके लिए ये इसी तरह से आसानियाँ होती चली जाएंगी। अब किसी को ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बीच में माइनस का साइन है, कोई कैंसिलेशन नहीं होगी। दिस इज़ द सिंप्लीफाइड एंड द फैक्टराइज फॉर्म। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये बड़ा लंबा सा क्वेश्चन दिख रहा है बज़ाहिर, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको ज़रा देखते हैं। इसको भी, इसमें सबसे पहले डिसाइड ये करना हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। सो देयर आर 3 टर्म, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। एंड आफ्टर लुकिंग एट दोज 3 टर्म्स हमें सबसे पहले ये देखना है क्या पहली और आखिरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर है। जी हाँ है, x + y होल स्क्वायर ही ऑटोमेटिकली अपने परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हुई है, मतलब होल के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ। और 49 इज़ द स्क्वायर ऑफ 7 एंड z² इज़ द स्क्वायर ऑफ 7 इज़ द स्क्वायर ऑफ z। सो सबसे पहला काम जैसे मैंने आपको कहा है कि बगैर ये सब सोचे कि ये होगा कैसे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको एक्सपेंड करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें फैक्टराइज करना है, हमें एक्सपेंड नहीं करना। एक्सपेंड करना होता तो हम ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करके खोल के बड़ा करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। हमें फैक्टराइज करना है, हमें मज़ीद इसको समेटना है, छोटा करना है, इस फॉर्म में लाना है। तो इसका मतलब ये है कि ये जैसा इसको हमने इसके स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, मतलब ये स्क्वायर ये, एंड दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 7z। सो 7z की अगर मैं होल स्क्वायरिंग करूँ, 7 7s are 49, z का स्क्वायर z², ये हमें वापस दे देगा। अब बारी आती है मिडिल टर्म लिखने की। जैसे ही मैंने माइनस का साइन देखा, मैं इसको नहीं देखूंगा यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैं लिखूंगा -2 फार्मूले का a, फार्मूले से a ये कहता है, ये फार्मूले का a है, फार्मूले से b, ये b है जिसके ऊपर स्क्वायर है, ये b है। ये कौन से a और b की बात हो रही है? जो हम जब फार्मूला लिखने जाते हैं ये वाला, इसकी बात हो रही है, 2ab। अब हम इनको वापस मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या ये हमें ये पूरी टर्म दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। x + y तो एज इट इज़ ये हमें नज़र आ रहा है, इसका मतलब हमें अभी भी इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। 7 2s are 14z, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 7 2s are 14z ये आ गया, x + y ये आ गया, माइनस ये आ गया, तो ये पूरा का पूरा एज इट इज़ सेटिस्फाई होगा। अब हम वही वाली बात के हम यहाँ रेफरेंस दे देंगे, ये पूरा a है, a² -2, ये रहा पूरा a, और ये रहा पूरा b, ab + b², ये पूरा b और उसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू a - b होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने कहा ये मेरा पूरा a का स्क्वायर, ये रहा -2
ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा बी का स्क्वायर। तो मैं इसको इस फॉर्मूले में इनक्लोज करने जा रहा हूँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये मेरा पूरा ए है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये मेरा पूरा फाइनलाइज जवाब हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फैक्टराइजेशन फ्रॉम टाइप 3। दिस इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी 1 एंड दिस इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी 2। अब थोड़ी सी टाइप 4 पे बात करना है। अब टाइप 3 की फैक्टराइजेशन की तरफ आते हैं। इसकी आइडेंटिटी ये होगी कि अगर ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो इसमें सिर्फ 2 टर्म्स मौजूद होंगी और दोनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर होंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे ये 3 तो परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं है और 75 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। सो 75 एंड 3 बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 3, तो 3 इसमें से कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, सो 3 2 ज़ार 6, 1 विल गो कैरी, सो 3 5 ज़ार 15। तो जैसे ही मैं इसमें से 3 कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास ये बचेगा। जैसे ही मैंने 3 कॉमन निकाला तो मुझे नज़र आने लग गया कि ये 2 टर्म मौजूद हैं, दोनों परफेक्ट स्क्वायर। सो अब अगर ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं तो एक्स स्क्वायर इज़ द स्क्वायर ऑफ एक्स एंड 25 इज़ द स्क्वायर ऑफ 5 एंड वाई स्क्वायर इज़ द स्क्वायर ऑफ वाई। तो यहाँ पे होल के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दिया, ये ब्रैकेट लगा दिया और 3 को बाहर अलग कर दिया। अब मैं यहाँ पे रेफरेंस ये दूंगा कि दिस आइडेंटिटी सिमिलर विथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी इन द फैक्टराइज्ड फॉर्म एंड दिस इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म। सो अब ये हिस्सा जो है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इस जैसा दिखता है, जो कि फैक्टराइज होके ऐसा हो जाएगा। तो अब मैं इसको इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखूँगा और 3 यहाँ पे एज इट इज़ चलता है। ए प्लस बी मतलब ये जो कुछ है ये ए है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये हो गया इसके फैक्टर्स और 3 यहाँ पे बाहर एज इट इज़ आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन फैक्टराइज by using third identity, difference of two numbers, square difference of the square of the two number। अगर हमें उसको फैक्टराइज करना हो तो वो इस तरीके से हो। Now guys, let's look at this problem, and in this problem again there are 2 terms and they both are perfect square। 9h is the square of 9h square is the square of 3 and 100 is the square of 10। तो इस क्या मैं इसके ऊपर पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा दूँ? अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूँ तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, h का स्क्वायर h स्क्वायर हो जाता है। सिमिलरली 4k होल स्क्वायर, तो अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करता हूँ तो हमें 16k स्क्वायर मिल जाएगा। फिर हम आइडेंटिटी का रेफरेंस देंगे, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है। अब इसमें ए कौन है और बी कौन है, इसको हम अगर लिख लें तो और आसानी हो जाती है कभी कभार। ए मेरे पास 3h/10 है, बी मेरे पास 4k है। अब अगर मैं ये अगर अपने पास लिख लूँ, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, तो मैं जहाँ जहाँ ए आएगा वहाँ 3h/10 लिख दूँगा इस फार्मूले में। सो 3h/10 प्लस बी प्लस 4k और एक इसी का ही नेगेटिव फैक्टर बन जाएगा 3h/10 माइनस 4k। सो ये हमारे पास आंसर है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन फैक्टराइज, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो होल नंबर में हो, चाहे वो किसी में भी हो। अगर 2 टर्म मौजूद हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर मौजूद है और बीच में माइनस है, तो हम ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं। याद रखिएगा, अगर बीच में प्लस है तो हम इस आइडेंटिटी से नहीं जाएंगे, फिर कोई और तरीके कार है वो कभी और डिस्कस करेंगे, वो इस टाइप का हिस्सा नहीं होगा। सो माइनस होना बीच में बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ द वे हाउ टू फैक्टराइज बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ आइडेंटिटी। सो और आगे बढ़ते हैं ज़रा, फिर देखते हैं यहाँ पे ये 2 टर्म है। मैंने जैसे बताया प्लस एंड माइनस आर द टर्म सेपरेटर, तो ये माइनस साइन इज़ द मेन माइनस साइन, ये पूरा एक फैक्टर की फॉर्म में मौजूद है, तो इसको हम एक पूरा फैक्टर ही समझेंगे। सो दिस इज़ कम्प्लीट 1 टर्म। ए स्क्वायर ये ऑलरेडी अपने स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हमने इसके स्क्वायर में तोड़ दिया। अब हम इसको दोबारा ए प्लस बी और ए माइनस बी
ये जो कुछ है ये पूरा का पूरा ए है, ए प्लस बी, ए ये पूरा ए माइनस बी। अब हमने इनको इसके उसमें लिख दिया। अब यहाँ पे देखें ये दो दे कैन बी सॉल्व विथ ईच अदर, +3 -3 विल कैंसिल आउट। यहाँ पे ये हमें क्या देगा, a + 3 6, और यहाँ पे सिर्फ अकेला a बच गया। अब अकेला एक ब्रैकेट में लिखना मुनासिब नहीं होता, उसको हम अकेले a को बाहर ऐसे करके लिख देते हैं। सो ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म। तो ये बिल्कुल इसी तरह से आसानी से ही हो जाते हैं। और यहाँ पे आप यहाँ पे रेफरेंस देंगे a² - b² = a + b ब्रैकेट a - b। ये रेफरेंस देने से ये होता है कि पता लग जाता है कि आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि ये पूरा a² है, ये पूरा b² है। तो आइए ये आखिरी सवाल देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है। देयर आर 2 टर्म्स, दिस माइनस साइन इज़ द टर्म सेपरेटर। ये दो फैक्टर हैं जो कि ऑलरेडी अपनी स्क्वायर की फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन इसमें बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है इस कंडीशन में। वो ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आप वही बोलेंगे कि a² - b²। आप इसके स्क्वायर्स को अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार रिपीट कर लें या बोल्ड करके हाईलाइट करके लिख लें। सो अब यहाँ पे आप रेफरेंस देते हैं a² - b² = a + b ब्रैकेट a - b। एक और काम यहाँ पे लाजमी कर लिया करें, जब भी जिसके ऊपर स्क्वायर है अगर उसके अंदर एक से ज़्यादा टर्म मौजूद है, जैसे यहाँ पे 2 टर्म मौजूद है, पिछले सवालों में सिर्फ एक टर्म मौजूद थी यूजुअली। यहाँ पे आपका a जो है वो p+1 है। जब भी एक से ज़्यादा टर्म हो तो आप ये वाला काम लाजमी कर लें। और यहाँ पे आपके पास जो b वाली पोजीशन पे है, जो a² - b², b जो है वो आपका p-1। यहाँ पे ये बात समझने लायक है। a के ऊपर स्क्वायर, तो a मतलब इसके ऊपर स्क्वायर। तो अगर मैं इसका स्क्वायर छुपा दूँ, इसका स्क्वायर हटा दूँ, तो इसका मतलब a जो है वो आपका p+1 है। ये बात इस तरह से समझने की है। तो a मतलब p+1, सिमिलरली b इज़ p-1। b के ऊपर स्क्वायर, इसका मतलब p-1 के ऊपर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के इस फैक्टराइज फॉर्म के अकॉर्डिंग मुझे इनको सबको लिखना है। a + b, a मतलब p+1 प्लस b। अब इसमें हमें ब्रैकेट का सहारा शुरू में लेना पड़ेगा। ये मैंने अभी सिर्फ ये वाला फैक्टर लिखा, a + b। सिमिलरली आई विल राइट a - b। इन ब्रैकेट्स का फ़ायदा क्या होगा और क्यों ज़रूरी है ये ब्रैकेट लिखना, क्योंकि यहाँ पे ये जो b वाली जो पोजीशन है उससे पहले एक साइन मौजूद है। प्लस वाले में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ब्रैकेट प्लस से खुल जाएगा, ये हो जाएगा p+1, और ये प्लस p +-1। अब मैं इसको राउंड ब्रैकेट में डाल दूँगा क्योंकि ब्रैकेट खुल चुका है। सिमिलरली आई विल ओपन दिस ब्रैकेट, p+1 तो एज इट इज़ खुल जाएगा। यहाँ पे ये ब्रैकेट अगर नहीं होता तो ये मैं सिर्फ माइनस का p लिख देता, जबकि और माइनस का 1 लिख देता, जबकि ये ब्रैकेट के होने की वजह से होगा क्या, प्लस माइनस का p माइनस प्लस का 1। ये वाली साइन गलत हो जाती है हमारी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब इसमें जो सिंप्लीफिकेशन हो रही है वो हम सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, p + p 2p, और ये +1 -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे कौन कैंसिल आउट हो रहा है, p और p यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, 1 + 1 = 2, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो फाइनल आंसर हमें 2 × 2 = 4, 4p हमें फाइनल आंसर दे देंगे। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सिंप्लीफाई एंड हाउ टू फैक्टराइज। तो ये इसका फैक्टर है, ये इसके फैक्टर है 4 और p, बस ये 2 फैक्टर हैं। और ये इतना बड़ा सा एक एक्सपेंडेड फॉर्म में सवाल दिया गया था। तो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बहुत सारे सवालों की वैरायटी से ये 3 आइडेंटिटीज़ आज की वीडियो में ख़ास तौर पे समझाने की कोशिश की है, जिसको आइडेंटिटी 1 कहते हैं, आइडेंटिटी 2, आइडेंटिटी नंबर 3। टाइप 3 में हमने प्लस और माइनस का होल स्क्वायर, a + b a - b होल स्क्वायर को डिस्कस किया, और यहाँ पे टाइप 4 में हमने a² - b² को डिस्कस किया और उसके सवालों को फैक्टराइज करना सीखा। सो आई होप यू हैव एंजॉयड एंड लाइक्ड आवर यूट्यूब वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक मैथमो अकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली
आप लोग उसको सब्सक्राइब और लाइक कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में और अपने सर्कल में, चाहे वो हबीब पब्लिक स्कूल के बच्चे हों या किसी भी स्कूल के बच्चे हों, आप उनको सबको, जिस भी स्कूल के बच्चे हों सबको आप इसकी जो है लिंक्स को फॉरवर्ड करते चले जाएं ताकि सबका फ़ायदा हो इससे। थैंक यू सो मच। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।